नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहाँ पर भी हों आप खुश हों, स्वस्थ हों और सेफ़ हों। मैं राजवीर खन्ना, आपका होस्ट, और वेलकम टू माय शो। शो का नाम है द आरवी शो। इस शो में हम तरह तरह की कहानियाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगा, कहानियाँ रिलेटेड टू ट्रू इंसिडेंट्स, सच्ची घटनाएँ, सच्ची लोगों की घटनाएँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, मर्डर इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे शो बढ़ेगा वैसे वैसे कंटेंट हम बढ़ाते रहेंगे। तो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड। आज की कहानी शुरू करते हैं चार्ल्स सोबराज के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा चार्ल्स सोबराज कौन है, क्या है, पर मैं कोशिश करूँगा डिटेल में चार्ल्स सोबराज के बारे में पूरी कहानी आपके सामने लेके आऊँ। पूरा नाम होचंद भवानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज। ये चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम है। फ्रॉडस्टर, सर्पेंट, बिकिनी किलर, कैसनोवा, तरह तरह के नामों से जाना जाता था ये आदमी। सर्पेंट इसलिए बुलाते थे इसको क्योंकि स्नेक लाइक एबिलिटीज़, इसको कहते थे कि ये कहीं की जेल से कहीं भी रहेगा, किसी को भी चकमा दे के निकल सकता था, इसलिए इसका नाम सर्पेंट रखा गया। बिकिनी किलर क्यों बुलाया वो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा किस लिए बुलाया। और फ्रॉडस्टर इसलिए क्योंकि लोगों को लूटना, उनको अपने वंश में लेना, उनका बेवकूफ़ बनाना और उनकी चीज़ें चोरी करना, उनको मार देना, ये चार्ल्स सोबराज का पेशा था। तो इस कहानी को मैं अगर आपको पूरी डिटेल में जानने के लिए मैंने इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है इसका अर्ली करियर, शुरुआती ज़िंदगी। फिर ये इसका करियर जो क्राइम का करियर कब बना, कैसे हुआ। फिर इसका पोस्ट 2007 के बाद क्या हुआ है, और एंड में हम इसका डिस्कस करेंगे सेलिब्रिटी स्टेटस। तो ये 4 हिस्सों में मैंने इसकी कहानी को डिवाइड किया है। तो पहले आते हैं अर्ली करियर में। चार्ल्स सोबराज 1944 6 अप्रैल को पैदा हुआ। साइगॉन एक शहर है वहाँ पर। माँ इसकी वियतनीस और फादर इसका इंडियन। पर हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पे जो इसके माँ बाप थे इनकी शादी नहीं हुई थी। तो जो फादर था वो इंडियन था, वो वियतनाम आया था किसी काम से, वहाँ पे इसकी माँ से मिला, दोनों में प्यार हुआ और फिर चार्ल्स हो गया, पर शादी नहीं करी। और थोड़े ही टाइम में बाद जब चार्ल्स का जन्म हो गया, उसके बाद जब चार्ल्स 1-2 साल का था तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। और ऐसे करते करते जो चार्ल्स का फादर था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और चार्ल्स को वहीं पे छोड़ दिया और वो वापस इंडिया आ गया। इससे चार्ल्स को बहुत बड़ा धक्का पड़ा। चार्ल्स मेंटली बहुत अफेक्टेड था कि उसका फादर उसको छोड़ के कैसे जा सकता है। चलिए, कुछ नहीं होता, कहानी आगे बढ़ती रही। और इसी दौरान फिर चार्ल्स की जो मदर हैं उनकी मुलाकात एक फ्रेंच ल्यूटनेंट से होती है। उन्हें प्यार होता है और उनसे शादी हो जाती है। शादी होती है और एक बेटा होता है, उसका नाम था एंड्रे। तो ये चार्ल्स का स्टेप ब्रदर हुआ। अब इसी दौरान जब चार्ल्स की माँ ने शादी कर ली तो चार्ल्स जो है वो बिटवीन वियतनाम और फ्रांस दोनों के बीच में ट्रैवल करता रहता था। फ्रांस इसलिए बिकॉज जो उसका स्टेप फादर था वो फ्रेंच था, तो इसीलिए फिर उसको फ्रांस भी जाना पड़ा और इसी तरह इसको फ्रांस की सिटीजनशिप भी मिल गई। सिटीजनशिप मिल गई, लाइफ ठीक चल रही थी, ठीक इन अ सेंस कि चार्ल्स कभी भी अपने स्टेप फादर को एक्सेप्ट कर नहीं पाया। माँ से भी कोई इतने खास रिलेशनशिप थे नहीं, और क्योंकि उसका फादर जो बायोलॉजिकल फादर था जो उसको बचपन में छोड़ के चला गया था, इससे इसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। एनीवेज, लाइफ मूव ऑन होती रही। जब चार्ल्स कुछ अपनी टीन्स में आया, कुछ 16, 17, 18 साल का हुआ, तो चार्ल्स ने अपना क्राइम का दुनिया में पहली उसने एंट्री करी और उसने पहला अपना क्राइम कमिट किया फ्रांस में उसने कोई गाड़ी किसी की चुराई थी और वहाँ पे उसको जेल हो गई। फ्रांस में जेल हुई तो जैसे कि चार्ल्स बच्चा ही था तो 7-8 साल की उसको प्रिजन सेंटेंस हुई और वहीं पे उसकी मुलाकात हुई एक फ्रांस के बहुत बड़े
वेल्दी बिजनेसमैन जिसका नाम था फेलिक्स डी एस्कॉन। फेलिक्स डी एस्कॉन फ्रांस के बहुत बड़े आदमियों में से, मशहूर आदमियों में से एक थे। बहुत वेल्दी आदमी थे और अपनी हॉबी के कारण वो प्रिजन्स में जाते थे और जो प्रिजनर्स थे उनको अच्छी ज़िंदगी कैसे जीनी, अच्छा इंसान कैसे बनना है, उसके वो लेक्चर करते थे। तो वॉलंटियर करते थे कि समाज में अच्छाई को बढ़ावा दिया जाए। इसी दौरान चार्ल्स बहुत प्रभावित हुआ और वो फेलिक्स से उसकी बातचीत शुरू हुई। तो जब चार्ल्स अपनी जेल से निकला तो वो फेलिक्स के साथ रहने लग गया। फेलिक्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत ही अमीर आदमी था, तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना होता था, तो चार्ल्स भी उसके साथ जाता था। चार्ल्स जब उसके साथ घूमने लगा तो वहीं पे उसकी मुलाकात, फिर क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना था तो वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स भी बड़े बड़े मिले, कुछ डॉन्स भी मिले। तो इसी दौरान इसकी मुलाकात उनसे हुई और ये पूरी तरह अपनी क्रिमिनल लाइन में घुस गया। क्रिमिनल लाइन में घुसा तो चोरियाँ करने लग गया, स्मगलिंग करने लग गया, गाड़ियों की चोरी करने लग गया। इसी दौरान चार्ल्स ने अपनी पहली बीवी से मुलाकात करी जिनका नाम था चंटल कोम्पागनम। शी इज़ अ पर्शियन वुमन, बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही अमीर लेडी थी। ये भी चार्ल्स के प्रति अट्रैक्टेड हो गई। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चार्ल्स अभी उनकी उम्र कुछ 77 या 80 होगी, पर जवानी में भी ही वॉज़ अ वेरी हैंडसम एंड अ वेरी चार्मिंग मैन। तो वो उसका बेसिकली लड़कियों के साथ एक अलग सा ही लेवल का अट्रैक्शन होता था, इन अ सेंस कि काफ़ी लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती थी और उनको वंश में कर लेता था अपने। तो इसी तरह जो उसकी पहली बीवी है चंटल कोम्पागनम, उसके साथ उसकी मुलाकात हुई एंड चार्ल्स और इसके बीच में प्यार हो गया। तो जब चार्ल्स ने डिसाइड किया कि उसने शादी के लिए प्रपोज़ करना है इसको, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने कोई गाड़ी की चोरी के कारण इसको अरेस्ट किया और चार्ल्स को जेल हो गई। जैसे ही चार्ल्स जेल से निकला, जेल से निकलते ही उसने कोम्पागनम से शादी कर ली और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में परस्यू करने लग गया। पर इसी दौरान क्योंकि चार्ल्स को पता था कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ कभी भी इसको पकड़ लेंगी, तो चार्ल्स ने अपना फ्रांस को छोड़ा और सारा वो ईस्टर्न यूरोप ट्रैवल करने लग गया। वही ईस्टर्न यूरोप ट्रैवल करते करते अपने टूरिस्ट को, जितने भी हिप्पी लोग होते थे, उनके पासपोर्ट्स चुराना, उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको ड्रग्स देना, फिर उनके पैसे चोरी करना और अपने पास, और उनका मर्डर भी करना। ये करते करते चार्ल्स अपनी ज़िंदगी चला रहा था। करते करते चार्ल्स बॉम्बे पहुंचा और वहाँ पे उसने फिर अपनी ये स्मगलिंग का कारनामा शुरू किया, गाड़ियाँ चोरी करनी शुरू करी और साथ में इसकी वाइफ भी इसका साथ दे रही थी। वाइफ इसके प्यार में बहुत लॉयल थी एक्चुअली। तो वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया चार्ल्स को और उसके साथ एंड तक, जब तक चार्ल्स ये करता भी रहा तो ये इसके साथ रही। और इसी दौरान चार्ल्स की एक पहली बेटी हुई जिनका नाम था उषा। बॉम्बे में ही पैदा हुई और फिर चार्ल्स अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में परस्यू करता रहा। जब चार्ल्स ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परस्यू कर रहा था, इसी दौरान इसको और भी शौक़ लगे। जुआ खेलने का बहुत शौक़ था, गैम्बलिंग एडिक्शन लग गई और अपनी गैम्बलिंग की एडिक्शन को पूरा करने के लिए जब पैसे कम पड़ जाते थे फिर वो चोरियाँ करता था। तो इसी दौरान जब इसके पास पैसे ख़त्म हो गए, इसने दिल्ली में अशोका होटल में चोरी करी। दिल्ली में अशोका होटल में इसने गैंग बनाया, अपने गैंग के 2-3 लोग इकट्ठे किए और वहाँ पे एक अशोका होटल में कोई ज्वेलरी स्टोर था। तो इन लोगों ने प्लान बनाया और रात को इन्होंने ज्वेलरी स्टोर में गए और चोरी कर ली और वहाँ से रवाना भी हो गए। पर चार्ल्स का बैड लक था कि वो जब बॉम्बे पहुँचा वहाँ पे वो पकड़ा गया। उसके बाद भी चार्ल्स ने गिव अप नहीं किया, उसको जेल हो गई। जेल में उसने फिर चार्ल्स ने नाटक किया कि उसके पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अपेंडिक्स का बहाना किया, उसको हॉस्पिटल ले गए। वहीं से वो भाग गया। वहाँ से वो भागा, फिर वो अरेस्ट हुआ। भागने के बाद वो फिर अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद फिर चार्ल्स के फादर ने उसकी बेल कराई और बेल कराते ही फिर चार्ल्स वहाँ से इंडिया से भाग गया। इंडिया से भागते भागते फिर वो काबुल आया। काबुल
काबुल में भी उसने वही हरकतें करी जो वो हर टाइम करता था, ड्रग्स बेचता था, स्मगलिंग करता था, लोगों को मारता था, पासपोर्ट चुराता था, ये सब इसका काम पेशा था। काबुल से होते होते वो ईरान आ गया, ईरान में भी उसने यही हरकत करी। ईरान में वो हरकत करी, फिर इसकी वाइफ जो थी चंटल कोम्पागन, जो इसकी पहली वाइफ थी, इसने चार्ल्स का साथ वहाँ पे छोड़ दिया और वो फ्रांस वापस चले गई, और ये सोच के कि वो चार्ल्स से कभी नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरी यहाँ पे एक और थोड़ा सा बताऊँगा। जब चार्ल्स इंडिया में था, इंडिया में ही चार्ल्स की एक और लड़की से मुलाकात हुई थी जिसका नाम था एंड्री। कनाडा से थी एंड्री, और क्यूबिक एक शहर है कनाडा में, वहाँ से एक एंड्री थी। अब एंड्री चार्ल्स की अगेन बहुत ही उससे प्रभावित हो गई और वो बहुत लॉयल बन गई चार्ल्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स वॉज अ चार्मर। वो किसी भी मतलब आदमी हो या औरत हो, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से वो किसी बंदे को चार्म कर लेता था, अपने वंश में कर लेता था। तो इसीलिए एंड्री भी इसकी बिल्कुल फॉलोअर बन गई। अब इसी दौरान जब चार्ल्स ये पूरा घूमता जा रहा था, भागता जा रहा था पुलिस से, यहाँ से फिर होते वो इस्तांबुल गया। इस्तांबुल में भी चार्ल्स ने वही हरकतें करी, लोगों को मारना, उनके पासपोर्ट्स चुराना, उनके चोरी करना, फिर भाग जाना और अलग अलग नाम से ट्रैवल करना। इस्तांबुल में फिर वो ग्रीस आया। ग्रीस में इसने अपने भाई एंड्री के साथ गैंग शुरू किया। वहीं पे फिर वही जो स्टेप ब्रदर है इसका जो स्टेप ब्रदर है चार्ल्स का, एंड्रे, उसके साथ उसने फिर गैंग बनाया और फिर वही चोरी करनी शुरू करी, लोगों को ठगना शुरू किया। ठगते ठगते यहाँ पे ग्रीस में पकड़ा गया। चार्ल्स और एंड्रे दोनों पकड़े गए और दोनों को 18 साल की सज़ा हुई। 18 साल की तो सज़ा हुई, ग्रीस में पकड़े गए और फिर ये ग्रीस अथॉरिटीज़ ने इस्तांबुल या टर्की अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर किया चार्ल्स और उसके भाई को, क्योंकि चोरी का मामला था, वहाँ पे चोरी की थी या जो भी था। और फिर यहाँ से ये दोनों पकड़े गए। चार्ल्स वहाँ से भी भाग गया, पर एंड्रे 18 साल सज़ा काट गया एंड्रे ने। अब कहानी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ईयर ऑफ 1975। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जब चार्ल्स इंडिया में था तो उसने एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी जिसका नाम था एंड्री। उसके साथ मिलके चार्ल्स ने, एक इंडियन आदमी था, उसके साथ तीनों ये मिलके इन्होंने एक गैंग बनाया थाईलैंड में। इंडियन आदमी का नाम था अजय चौधरी, उस चार्ल्स सोबराज और उसकी गर्लफ्रेंड एंड्री। इन तीनों ने थाईलैंड में 1975 में एक गैंग बनाया जिसमें चार्ल्स पोर्ट्रे करता था कि वो जेमस्टोन डीलर है। हिप्पियों के साथ वो कहता था कि वो ड्रग डीलर है, उनको ड्रग्स देता था, वही उनको ड्रग्स देता था, उनको फिर ड्रग्स देके उनको मार देता था, उनके पासपोर्ट्स चोरी कर लेता था। और कभी कभी कि कोई बंदा बीमार होता था तो उसको स्लोली पॉइजन देता रहता था, ड्रग्स देता रहता था, ताकि वो उसके घर पे रहे और उसका काम करता रहे। तो ये चार्ल्स ने कंटिन्यू करा। इसी दौरान थाईलैंड में एक रात की बात है कि पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की ने बिकिनी पहनी हुई थी और बिकिनी में फ्लावर्स थे। तो जब लाश मिली तो जो वहाँ के लोग थे, जो लोकल पुलिस थी और जो लोकल लोग थे, सब ने यही सोचा कि क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, जो बहुत सारे हिप्पीज़ आते हैं वहाँ पे थाईलैंड में उस टाइम पे भी, ड्रग्स का नशा लेके फिर वो बीच में जाते हैं और बीच में जाके फिर वो, क्योंकि नशे में होते ही हैं, तो फिर वो डूब जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। तो पुलिस वालों ने इतना सीरियसली लिया नहीं। पर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये ड्राउनिंग से डेथ नहीं हुई है, मर्डर हुआ है। तो फिर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी। जब वो इन्वेस्टिगेशन और कर रहे थे, उसी दौरान एक और लड़की पटिया में ही मिली जिसकी लाश बिल्कुल सिमिलर हालत में बिकिनी पहनी हुई थी और फ्लावर्स बने हुए थे, और उसी की भी डेथ ऐसी ही हुई। मतलब बीच के सामने तो थी, पर जब ऑटोप्सी हुई तब पता चला कि उसका भी मर्डर हुआ। ऐसे करते करते चार्ल्स ने कम से कम 20 से 25 टूरिस्टों को, जो रिपोर्ट्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं कि 20 से 25 टूरिस्ट को चार्ल्स ने थाईलैंड हो गया, पटिया हो गया, वहाँ पे इसने मारा लोगों को, उनकी पासपोर्ट चुराए, सामान चुराया और अलग अलग नाम से ट्रैवल करता रहा। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि थाईलैंड में भी जब चार्ल्स था, पुलिस वालों को इस पर शक हुआ, इसको जेल लेके गए
वहाँ पे एक दिन रखा भी उसको जेल में, पर कोई ना सबूत मिलने के और शायद चार्ल्स अपना चार्म यूज़ करके पैसे वैसे खिला के वहाँ से भाग भी गया। तो चार्ल्स जब वहाँ थाईलैंड से भागा, वो भागते भागते फिर चार्ल्स पहुँचा, क्योंकि और कुछ रास्ता था नहीं कहीं भागने का, चार्ल्स पहुँचा नेपाल। 1976 चार्ल्स पहुँचा नेपाल। नेपाल में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड्री के साथ रहने लग गया। वहाँ पे फिर उसने नेपाल काठमांडू में वही गैम्बलिंग तो कर शौक था ही, गैम्बलिंग करना, और फिर टूरिस्टों को, वही हिप्पी लोगों को मारना, उनके सामान चोरी करना, ये इसका काम था। नेपाल में ही इसने वहाँ पे 2 टूरिस्टों का कत्ल किया, एक अमेरिकन और एक कनेडियन। अब ये कहानी में बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे। तो नेपाल से होते हुए चार्ल्स फिर चला गया इंडिया। इंडिया वो आया, इंडिया में आते ही फिर चार्ल्स ने अपना पेशा शुरू कर दिया, लोगों को वही ठगना। ठगते ठगते चार्ल्स एक बार बॉम्बे में था। बॉम्बे में उसको एक फ्रेंच टूरिस्ट मिला, वही फिर उसने उसको दिखाया कि मैं जेम स्टोन डीलर हूँ, उसको ऐसी बेवकूफ़ बनाया, उसको मार दिया, उसका पासपोर्ट ले लिया और वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागते वो दिल्ली आया। दिल्ली में आया और दिल्ली में आते ही एक 20 से 25 लोगों का ग्रुप फ्रेंच टूरिस्ट दिल्ली आए हुए थे, और चार्ल्स सोबराज उनके सामने गाइड बन के आया, क्योंकि चार्ल्स बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था और बहुत सारे शहरों में ट्रैवल भी कर चुका था, भाग भी चुका था, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज उसको बहुत अच्छी तरह आती थी। तो क्योंकि वो फ्रेंच ऑलरेडी था, तो फ्रेंच तो उसको आती ही थी। तो फ्रेंच टूरिस्ट के साथ वो घुल मिल गया, और घुल मिल गया ऐसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत चार्मिंग आदमी था, तो जिसके साथ मिलता था सब उसको अपना मान लेते थे। कहानी तो ये भी है कि कुछ लोगों का सामान चोरी हो जाता था, जैसे किसी का पासपोर्ट चोरी हो गया, उसी ने ही चुराया होता था और फिर दोबारा उसी को ही लौटा देता, अपने उन्हीं टूरिस्टों को वापस वो पासपोर्ट वापस कर देता था कि आपका पासपोर्ट आ गया। ये क्यों करता था? एक ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि मौका आते ही इन बंदों को ठगे। तो इसी दौरान चार्ल्स सोबराज ने फिर एक प्लान बनाया कि इन 20-25 लोगों को ठगना है। इसने पहले इनको कोई दवाई दी, कोई नशा कराया तो इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर इसी चार्ल्स ने फिर इनको दवाई दी कि इससे ठीक हो जाओगे। वो दवाई बेसिकली पॉइजन पिल्स थी। पॉइजन पिल्स में से लोग मरे तो नहीं, पर उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई 20-25 लोगों का गैंग था, जिसमें से 3 लोग, किसी तरह चमत्कार कहो या कुछ भी कहो, 3 लोग बच गए, उनको कुछ हुआ नहीं, बहुत कम इफ़ेक्ट की मेडिसिन। और 3 लोगों ने फिर वहीं जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी कि हमारे साथ ये हुआ है। अब आपको मैं इसमें थोड़ा काटूंगा। आपको मैंने जैसे बताया था कि जब चार्ल्स इंडिया आया था तो बॉम्बे में उसने चोरी करी थी, फ्रेंच आदमी का कत्ल किया था। तो इन्वेस्टिगेशन जब खुली तो पता चला कि ये चार्ल्स सोबराज ने एक फ्रेंच आदमी का कत्ल भी किया और यहाँ पे 20-25 लोगों को ऐसे पॉइजन दिया हुआ है। तो इसी सिलसिले में चार्ल्स सोबराज को 12 साल की जेल हो गई। अब जब चार्ल्स सोबराज को 12 साल की जेल हो गई, थाईलैंड अथॉरिटीज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन उस टाइम अपने टूरिस्ट की जो उनके कत्ल हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। तो जब वो कर रहे थे तो तब उनको पता चला चार्ल्स सोबराज की इंडिया में हैं। तो थाईलैंड अथॉरिटीज़ ने इंडियन अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया कि हमें चार्ल्स सोबराज को हैंड ओवर कर दिया जाए, पर इंडियन अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी उसने क्राइम कमिट किया हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि जब यहाँ से सेंटेंस पूरी हो जाएगा तब हम इनको हैंड ओवर कर दें। तो थाईलैंड अथॉरिटीज़ कुछ कर नहीं सकती थी, बट दे हैड टू एग्री विद इंडियन अथॉरिटीज़, और वैसे ही हुआ और वो वेट कर रहे थे। अच्छा, थाईलैंड में एक लॉ है कि अगर आप कोई भी क्राइम में कमिट हो जाते हो या आपका आ जाता है नाम और आपको सज़ा मिल जाती है, तो अगर 20 साल तक अगर तो वो व्यक्ति मिल जाता है या जो भी है, तब तो वो केस चलता है। अगर 20 साल तक वो बंदा नहीं मिलता तो उस केस को ख़त्म कर देते हैं। तो ये चार्ल्स को पता था वहाँ के लॉ के बारे में। अब आई डोंट नो कि अब बाकी कंट्री में क्या लॉ है, पर ये थाईलैंड में तो ये लॉ है, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट करेगा अभी आने वाली कहानी में। तो जब चार्ल्स को 12 साल की सज़ा हुई, जो फ्रेंच टूरिस्ट और एक फ्रेंच टूरिस्ट को जिसने इसने मारा था और जो बाकी पॉइजन किए थे, तो उसको 12 साल की जब सज़ा हुई तिहाड़ जेल में,
तो चार्ल्स सोबराज वही अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि पैसे बहुत कमा लिए थे इसने, और जेल जितने भी पुलिस वाले थे या जो जेल्स में काम करते थे सबको उसने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। तो कहने के लिए जेल था, पर वैसे सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। जो भी कंफर्ट्स मिलते थे वो सब मिल रहे थे उसको। अब क्योंकि पुलिस वालों को वहाँ पे पैसे भी मिल रहे थे, सब कुछ पता ही था और सबसे घुल मिला हुआ था, तो पुलिस वालों को कुछ इतना वो डर नहीं लगता था चार्ल्स से कि ये कुछ भाग जाएगा या कुछ करेगा। अब इतने साल गुजर गए थे। तो सडनली जब चार्ल्स का जब टर्म ख़त्म हो रहा था, इसने अपने स्टेप ब्रदर को बुलाया। स्टेप ब्रदर को बुलाते ही फिर इसने जेल में एक पार्टी करी, जिसमें इसने बहुत सारी सेलिब्रेशन करी, बहुत सारे खाने के सामान मंगवाए, मिठाइयाँ मंगाई, स्वीट्स मंगाए, बहुत सारी चीज़ें मंगाई। पर इसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। प्लान ये चल रहा था कि इसने वहाँ पे जेल से भागना था, और इसी ने और इसके भाई ने मिल के वहाँ पे सारी मिठाइयों में कुछ नशे की गोलियाँ मिलाई हुई थी, जिससे कि जब इसकी पार्टी इसने करी सब ने खाया, पर इसने नहीं खाया, मिठाइयाँ इसने नहीं खाई। और जैसी जेल अथॉरिटीज़ के प्रिजनर्स ने और जेल के ऑफिशियल्स ने खाई, वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, सीधा चार्ल्स ने दरवाज़ा खोला और वो भाग गया, जेल से भाग गया, तिहाड़ जेल से भाग गया। अब तिहाड़ जेल से भागते ही पूरी दिल्ली में फिर खलबली मच गई कि न्यूज़पेपर में आ गया कि चार्ल्स जेल से भाग गया है। अब भागते भागते चार्ल्स एक गोवा में पहुंचा। गोवा में पहुंच के वहाँ पे कसिनो, आपको जैसे मैंने बताया था कि गैम्बलिंग का बहुत शौक़ था, तो वहाँ पे वो कसिनो में खेलता था, होटल में रह रहा था आराम से। अब चार्ल्स का ये प्लान था कि अब इसने पकड़ना, अब इसको पता था कि अब इसको अपने आप को हैंड ओवर करना है, तो ये अब खुद तो पुलिस स्टेशन जाके हैंड ओवर कर नहीं सकता था। तो ये ऐसे ही गोवा में फ्रीली घूमता था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बट रीज़न ये था कि इसको पकड़ना, ही वांटेड कि पुलिस वाले इसको पकड़ लें और इसको ले जाएं जेल। तो इसी दौरान मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी नज़र पड़ी, और उन्होंने फिर चार्ल्स सोबराज को गोवा में देखा, और गोवा में देखते ही फिर उसको गिरफ़्तार कर दिया। फिर चार्ल्स को वहाँ पे तिहाड़ जेल भेजा गया, और तिहाड़ जेल भेजते ही उसको 10 साल की सज़ा हो गई। अब जैसे ही 10 साल की सज़ा हो गई चार्ल्स सोबराज की, ध्यान देने वाली बात है, ये चार्ल्स का पूरा प्री प्लान था, क्योंकि उसको थाईलैंड से बचना था। बिकॉज थाईलैंड, अगर वो अपनी पहली जेल टर्म जो उसकी 12 साल की थी वो हो जाती, तो सीधा उसको थाईलैंड भेजा जाता, और थाईलैंड में उसको सज़ाए मौत मिलती। थाईलैंड में अगर कत्ल की सज़ाए मौत है। तो ये बचने के लिए चार्ल्स ने पूरा ये पैटर्न, ये पूरा जाल बिछाया, और फिर उसको 10 साल की सज़ा हो गई। तो 12 वो और ये 10, 22 साल। तो इसका 20 साल, और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि थाईलैंड में 20 साल के बाद केस को रद्द कर देते हैं। तो चार्ल्स का पूरा प्लान कामयाब हो गया, और 1997 में चार्ल्स वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। वहाँ से प्रिजन से रिलीज़ हो गया, और जैसे ही वो रिलीज़ हुआ, क्योंकि थाईलैंड अथॉरिटीज़ का कोई केस था नहीं, सीधा चार्ल्स को फ्रांस भेज दिया जाता है। प्लेन में बिठाते हैं और उसको फ्रांस भेज देते हैं। फ्रांस जैसे ही पहुंचता है चार्ल्स, एक सेलिब्रिटी बन जाता है चार्ल्स। सेलिब्रिटी इन द सेंस कि लोग दीवाने होते हैं उसके, बिकॉज इतनी न्यूज़ आ चुकी थी उस टाइम पे चार्ल्स सोबराज की, मीडिया में इतनी बार आ चुका था कि लोग एक्चुअली पीछे पड़ने लग गए थे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। बेसिकली दे स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो या हीरो हो। तो इसी दौरान चार्ल्स ने अपना एक एजेंट हायर किया, तो जो कभी उसके इंटरव्यूज़ होने हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींचनी है, सबके से वो पैसे लेता था। कहते हैं कि $500 रुपये लेता था उस टाइम पे, $500 लेता था उस टाइम पे एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के या इंटरव्यू के लिए। उसी दौरान एक और ये सच्ची बात है कि उसी दौरान एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने चार्ल्स सोबराज को अप्रोच किया, और उसको $15 मिलियन उसको 1997 में ऑफ़र किए, 97 या जो भी उस टाइम पे ऑफ़र किए उसके ऊपर मूवी बनाने के लिए। तो चार्ल्स की लाइफ अच्छी चल रही थी, ही वॉज लिविंग लाइफ किंग साइज, कोई दिक्कत नहीं थी, सब आराम से जी रहा था। इसी दौरान फिर अचानक, दिस इज़ अ मिस्ट्री टू एवरीवन, जो भी रिपोर्टर्स हैं या जो भी चार्ल्स के नज़दीक हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स चार्ल्स को फॉलो कर चुके हैं, 2003 में ये किसी को भी नहीं पता था अचानक क्यों, पर चार्ल्स नेपाल पहुंचता है, काठमांडू पहुंचता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1976 में
चार्ल्स ओबरा जब काठमांडू आया था तो उसने 2 टूरिस्टों का कत्ल किया था। उस टाइम भी चार्ल्स को पुलिस वालों ने बुलाया था, पर कोई सबूत ना होने के बावजूद उसको रिहा कर देते हैं, बिकॉज चार्ल्स क्लेम करता था कि मैं तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो हर टाइम डिफरेंट पासपोर्ट से घूमता था, तो इसीलिए कोई सबूत मिला नहीं। एनीवेज चार्ल्स ओबराज, बट अब काठमांडू में जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, करते करते उनको पता चल गया था कि ये चार्ल्स ओबराज ही है जो दूसरे नाम से आया था और इसने मर्डर किया था। एनीवेज जब वो 2003 में काठमांडू आता है तो एज रिपोर्टेड बाय हिमालयन टाइम्स, एक न्यूज़पेपर है नेपाल का, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वो काठमांडू इसलिए आया था क्योंकि उसको वहाँ पे मिनरल वाटर का बिज़नेस शुरू करना था। अब ये न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड है कि चार्ल्स अपेरेंटली काठमांडू में आया था मिनरल वाटर का बिज़नेस शुरू करने। वहीं पे ही जब 2003 में, क्योंकि चार्ल्स नेपाल पहुंचा और वहाँ पे फिर वो कसिनो में जाता था, इधर उधर घूमता था, खुला आराम से घूमता था, कोई उसको टेंशन नहीं थी। तो वहीं पे जो हिमालयन टाइम्स का जो जर्नलिस्ट है वो इसको 2 हफ्ते तक फॉलो करता रहा। 2 हफ्ते तक फॉलो करते करते उसने सारा इसका पीछा किया, ये देखा, और फिर इसने उसकी सारी फ़ोटोग्राफ्स खींच के अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। न्यूज़पेपर में जैसे ही पब्लिश किया, पूरे नेपाल और पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच गया कि चार्ल्स ओबराज तो नेपाल में है। अब नेपाल में है तो नेपाल गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ गया, और 20 अगस्त 2004 को चार्ल्स ओबराज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। तो चार्ल्स ओबराज जब जेल में था तो फिर इसने अपने इम्प्रिजन जो उसको जेल टर्म है उसको चैलेंज किया, और उसने फिर एक लॉयर हायर किया। लॉयर का नाम था शकुंतला थापा एक लॉयर है जो चार्ल्स का केस लड़ रही थी। अब जब चार्ल्स जेल में था तो शकुंतला थापा की बेटी, 20 साल की बेटी, जिनका नाम है निकिता बिस्वास, ये उनके साथ अपनी माँ के साथ आती थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही आकर्षित इन सेंस लोगों को अपने वंश में करने वाला आदमी, निकिता को उसने अपने वंश में करा है। क्या किया, पर निकिता और चार्ल्स एक दूसरे को पसंद करने लग गए, और 2008 में ही जेल में ही निकिता और चार्ल्स ने शादी कर ली। अब शादी कर ली 2008 के बाद से, तब भी चार्ल्स ओबराज अभी ये भी नेपाल की जेल में ही है। 2018 में चार्ल्स ओबराज एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उसके हार्ट में कुछ सर्जरी हुई थी, और ओपन हार्ट सर्जरीज हुई थी। एक्चुअली 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। अभी वो कहते हैं कि स्टेबल है। एज ऑफ अप्रैल 2021 दे से कि अभी वो स्टेबल है, और अभी ज़िंदगी अपनी वही नेपाल में जी रहा है, जेल में जी रहा है, और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है जैसे वो हर जेल में जीता था। पैसे बहुत हैं तो लोगों को पैसे खिलाता है, और अपनी जो चीज़ें उसको चाहिए वो मिल जाती हैं। तो ये थी चार्ल्स ओबराज की पूरी कहानी। अब चार्ल्स ओबराज के ऊपर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं। अभी लेटेस्ट मूवी बनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी नेटफ्लिक्स में इसकी मूवी आई है द सर्पेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। और बुक्स इसके ऊपर बहुत आ चुकी हैं। सेलिब्रिटी स्टेटस तो मैंने आपको बताया ही है कि काफ़ी फेमस हो गया, अब तो बिल्कुल ही वर्ल्ड वाइड नोन फिगर है। तो ये थी चार्ल्स ओबराज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई। ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे और क्या सुनना चाहेंगे। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। बाय।